नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चलते हैं परिवहन संचार के पाठ में। कई विद्यार्थियों को बेसब्री से इंतजार था। ये जो पाठ है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा जाता है और कई विद्यार्थी कहते हैं कि ये पाठ बहुत हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है, बहुत इजीली है। इसको हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो कई विद्यार्थियों का कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आ रहा था कि सर ये पाठ पढ़ाया जाए। तो ये पाठ चैप्टर, ये टॉपिक हम पढ़ते हैं। सभी विद्यार्थी सही तरीके से ध्यान दे। इसमें 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है हर साल, अभी भी पूछा जाएगा। तो अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न है इस पाठ में, जो बोर्ड एग्जाम 2020 में आने वाला है, जो 22 जून को लगने वाली है, और ये सूचना भी आ चुकी है कि जो पहले वाले पेपर है वो रद्द कर दिए गए हैं। रद्द कर 22 जून को रखे गए हैं कोरोना महामारी के कारण। पहले जो पेपर छपे थे वो नेक्स्ट के लिए नए पेपर छापे गए दोबारा, तो उसमें नए नए प्रश्न भी ऐड किए गए होंगे। तो आज जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान दे। परिवहन और संचार, पहली बात, तो परिवहन किसे कहते हैं? परिवहन एक सेवा तो सुविधा है जो व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती है। सेवा तो सुविधा कैसे है कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और अपने सामान को एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाती है। यह मानव की गतिशील संबंधी मतलब जाने की आवश्यकताओं को पूरा करता है। परिवहन प्रमुख रूप से 4 प्रकार का होता है: स्थल, जल, वायु और पाइपलाइन। स्थल परिवहन में सड़क और रेल आते हैं। अगर हमें छोटी छोटी दूरी तय करनी है तो हमें सड़क परिवहन का उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है? सड़क परिवहन का। परिवहन 4 प्रकार के: स्थल, जल और वायु, पाइपलाइन। सड़क परिवहन 2 प्रकार का है: स्थल और सड़क और रेल। अगर हमें छोटी छोटी दूरियां तय करनी है तो हमें सड़क परिवहन कहां में लेना है? अगर हमें एक देश के भीतर, राष्ट्रीय संचलन के लिए एक देश के भीतर भारी भरकम सामान को ले जाना है, एक देश के अंदर, तो रेल परिवहन को उपयोग करना है। जल परिवहन, अगर हमें भारी भरकम सामान एक देश से दूसरे देश में ले जाना है, यानी अंतरराष्ट्रीय संचलन करना है, भारी वजन में क्या हो, भारी हो, तो हमें जल परिवहन का उपयोग करते हैं। जल परिवहन 2 प्रकार का होता है, प्रमुख रूप से महासागरीय जल परिवहन, आंतरिक और महासागरीय समुद्री जल परिवहन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा वायु परिवहन, अगर हल्की, वजन में हल्की हो और जल्दी नष्ट होने वाली हो और बहुमूल्य हो, उसका मूल्य भी क्या हो, अधिक हो। जैसे सब्जियां वगैरह है, हीरे जवाहर आती है, इनके वजन में क्या हल्के लेकिन मूल्य अधिक होता है, तो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए वायु परिवहन का उपयोग करते हैं। ये भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 2 प्रकार के हैं। उसी प्रकार पाइपलाइन, अगर द्रव्य पदार्थों को एक स्थान दूसरे स्थान ले जाना है तो हमें पाइपलाइन का उपयोग किया जाता है। तो आज परिवहन बढ़ते हैं हमें जल परिवहन में। तो जल परिवहन क्या क्या आता है? अगर भारी भरकम सामान वजन में क्या हो, भारी हो, उनको एक देश से दूसरे देश में ले जाने के लिए, भारी भरकम सामान एक देश से दूसरे देश में ले जाने के लिए, अंतरराष्ट्रीय संचलन के लिए, अंतरराष्ट्रीय हो रहा है, एक देश से दूसरे देश में, तो अंतरराष्ट्रीय संचलन हो गया, एक देश से दूसरे देश में ले जाने के लिए भारी भरकम सामान को जल परिवहन काम में आता है, यानी अंतरराष्ट्रीय संचलन के लिए जल परिवहन काम में आता है। तो इसमें इतनी महत्वपूर्ण टॉपिक है सुएज नहर और पनामा नहर। सुएज नहर की हम बात करते हैं। पहले सुएज नहर का निर्माण 1869 में, 1869 सुएज नहर का निर्माण 1869 में भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए इसका निर्माण किया गया। एक कृत्रिम नहर है, यानी मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। तो किसको जोड़ने के लिए निर्माण किया गया? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए सुएज नहर का निर्माण किया गया। आगे हम बात करते हैं, इस नहर की जो योजना है वो 1869 में बना ली गई, लेकिन ये नहर नहर की योजना 1859 में बना ली गई, यानी 10 साल पहले, लेकिन 10 साल बाद में ये नहर निकाली गई। तो सुएज नहर 1869 में भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ये कृत्रिम नहर है। इस नहर की योजना 1859 में अलेक्जेंड्रिया में स्थित, अलेक्जेंड्रिया एक स्थान, अलेक्जेंड्रिया में स्थित फ्रांस से दूतावास, फ्रांस का दूतावास है, फ्रांस से दूतावास के इंजीनियर फर्डिनेंड, इंजीनियर का नाम है, वहां का दूतावास फ्रांस का दूतावास है, फ्रांस से दूतावास के इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेपस के निर्देशन है। उस इंजीनियर का नाम क्या है? लेसेपस। किसने क्या निकाली? ये नहर निकाली। कब निकाली? 1869 में। तो ये नहर मिस्र में निकाली गई। कहां पर निकाली गई है? मिस्र में।
तीसरी हम बात करते हैं, इस नहर की जो लंबाई है वो 162 किलोमीटर है। कितनी है? 162 किलोमीटर नहर की लंबाई है सुएज नहर की, वो 162 किलोमीटर। और चौड़ाई वो 60 किलोमीटर है। चौड़ाई कितनी है? 60 किलोमीटर। गहराई, चौड़ाई 60 मीटर और गहराई है 10 मीटर। तो सुएज नहर की लंबाई हो गई 162 किलोमीटर, चौड़ाई हो गई 60 मीटर और गहराई हो गई 10 मीटर। अब बात करते हैं आगे। 1956 में मिस्र सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण किया, यानी सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1956 में। 1956 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया मिस्र सरकार ने। किसने किया? मिस्र सरकार ने 1956 में इसको अनुमति दे दी, देश में इसको अनुमति दी, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कब? 1956 में। 1967 में यूएनओ द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान की गई, यानी 1967 में यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको स्वीकृति प्रदान की। और प्रतिदिन इसमें से 100 जलयान आवागमन करते हैं। प्रतिदिन कितने जलयान आवागमन करते हैं? 100 जलयान आवागमन करते हैं। 100 जलयान, 100 बोटें आती और जाती। दोबारा से एक बार इसमें चर्चा कर लेते हैं। सुएज नहर 1869 में भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने को निकाली गई और इसकी योजना 1859 में फ्रांस के इंजीनियर के द्वारा बनाई गई। इसकी लंबाई 162 किलोमीटर है, चौड़ाई 60 मीटर है और गहराई 10 मीटर है। 1956 में इसको मिस्र सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया। 1967 में यूएनओ द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई और प्रतिदिन इसमें 100 जलयान आवागमन करते। तो ये सुएज नहर की बात हुई। सुएज नहर का व्यापारिक महत्व की हम बात करें तो सुएज नहर की, अगर सुएज नहर निकाल दी गई तो इसमें व्यापार में क्या लाभ हुआ? सुएज नहर निकालने वाले व्यापार में क्या लाभ हुआ? तो व्यापार में लाभ ये हुआ कि सुएज नहर का निर्माण करने के बाद एशिया और यूरोप के बीच दूरी क्या हो गई? कम हो गई, सीधा रास्ता निकाल दिया गया। एशिया यूरोप महाद्वीप के बीच दूरी कम हो गई। दूरी कम होने के फलस्वरूप आसानी से वस्तु खरीद जा सकी और वस्तु भी क्या हो गई? सस्ती हो गई। और व्यापार में क्या हुई? बढ़ती हुई। यह नहर विश्व की घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों से गुजरे, घनी जनसंख्या, यानी इसके आसपास बहुत सारी जनसंख्या बसी हुई है। और इस नहर के द्वारा मशीन, कपड़ा, वस्तुएं, मशीनें, मांस, मछली, ये सब आयात निर्यात किए जाते हैं। तो ये हो गई व्यापारिक महत्व की बात सुएज नहर की। अब पनामा नहर में हम चलते हैं। पनामा नहर की हम थोड़ी सी बात बैक ऑफ हिस्ट्री में चले। पनामा नहर की तो ये निकल तो गई है, यूएसए के द्वारा निकल गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, लेकिन इससे पहले 1879 में फ्रांस ने इस नहर को निकालने की योजना बनाई थी, लेकिन वो योजना सफल नहीं हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें 1% ये भी है जीके की दृष्टि से कि पनामा जो नहर निकालेगी उसमें लगभग 10,000 आदमी मर गए। कितने आदमी मर गए? 10,000 आदमी। वो क्यों मरे? कि पनामा नहर निकालने के फलस्वरूप लोगों को मलेरिया और पित्त जवर, पीलिया जिसको बोलते मलेरिया, पित्त जवर का रोग हो गया था, जिस कारण कितने लोग मारे गए? 10,000 लोग इसमें लगभग मारे गए थे। इसकी योजना पहले फ्रांस से बनाई थी, लेकिन फ्रांस कारगर साबित नहीं हुआ इसमें। बाद में पनामा नहर निकालेगी। पनामा नहर किसको जोड़ती है? पूर्व में अटलांटिक और पश्चिम में प्रशांत, यानी पश्चिम में इधर प्रशांत महासागर पड़ता है और इधर बीच में अटलांटिक महासागर पड़ता है, यानी इधर उत्तरी अमेरिका उत्तर में और नीचे दक्षिणी अमेरिका, इधर आ गया आपका प्रशांत महासागर और इधर आ गया अटलांटिक महासागर। तो पूर्व में हो गया अटलांटिक महासागर और पश्चिम में हो गया प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर इधर पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर, तो इन दोनों कौन जोड़ती है? पनामा नहर जोड़ती है। तो ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने के लिए कौन सी नहर निकाली गई? पनामा नहर निकाली गई। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ने इसका उद्घाटन कब किया? 15 अगस्त 1914 को। तो इसका उद्घाटन कब हुआ? 15 अगस्त 1914 को पनामा नहर का उद्घाटन किया गया। तो पनामा नहर, यह नहर पूर्व में अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है पश्चिम में। तो अटलांटिक महासागर, अगर पूर्व पश्चिम याद नहीं रहे, किसी को दिशा भूल जाए तो इतना अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने के लिए नहर बनेगी। इसका उद्घाटन 15 अगस्त 1914 को किया गया। इसका निर्माण 1905 में यूएसए ने पनामा जलडमरू के मध्य एक घाटी को काटकर किया। इसका निर्माण 1905 में यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले इसका निर्माण किया था। इसका निर्माण 1905 में पनामा जलडमरू एक घाटी होती है, घाटी को काट कर करते हैं, घाटी को काट कर बनाई गई है।
1905 में इसका निर्माण किया गया यूएसए ने। यह नहर 82 किलोमीटर गहरी कटान से युक्त है। गहरी कटान, गहरी घाटी बनाएगी तो 82 किलोमीटर गहरी कटान से युक्त है। इसकी जो न्यूनतम गहराई है वो 12 मीटर है और चौड़ाई इसकी है 90 मीटर की। कितनी है चौड़ाई इसकी? 90 मीटर। इस नहर का सबसे बड़ा समुद्री भाग समुद्र तल से 12 मीटर ऊंचा है, यानी समुद्र से 12 मीटर क्या है? ऊंचा है। इसमें 6 जल बंधक यानी 6 बीच में बांध बनाए गए मोटे मोटे, लेकिन सुएज नहर में कोई बांध नहीं बनाया गया, पनामा नहर में बांध बनाया गया। दोबारा एक बार चर्चा करते हैं पनामा नहर की। पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर जोड़ती है और उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच 15 में इसका उद्घाटन किया गया। 1905 में यूएसए ने इसे पनामा जलडमरू के मध्य घाटी को काटकर इसका निर्माण किया। यह नहर 82 किलोमीटर गहरी कटान से युक्त है और गहराई इसकी 12 मीटर है और चौड़ाई 90 मीटर है। इस नहर का जो समुद्री भाग है वो सबसे 12 मीटर ऊंचा है और इसमें 6 जलबंधक है। कितने जलबंधक है? 6 जलबंधक इसमें बनाए गए। अब इसके महत्व की बात करते हैं, व्यापारिक महत्व थोड़ी इसमें बात कर लेते हैं। इस नहर के निर्माण से अधिक लाभ यूएसए को है। किसको है? यूएसए को, संयुक्त राज्य अमेरिका को सर्वाधिक लाभ है। इस नहर का व्यापारिक महत्व है सुएज नहर की अपेक्षा कम है, अधिक नहीं है। व्यापार में अधिक वृद्धि करता है, व्यापार में अधिक वृद्धि हुई है, वस्तु लाने ले जाने में इससे अधिक वृद्धि हुई है। और इस नहर का आर्थिक महत्व है सुएज नहर की अपेक्षा कम। फिर भी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में या उत्तरी अमेरिका की बात करें तो इसका योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस नहर के द्वारा इस नहर के द्वारा न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के मध्य 13,000 किलोमीटर की दूरी कम। एक नंबर का प्रश्न हो सकता है कि इस पनामा नहर बनाने के बाद किनके मध्य दूरी कम हुई है? पनामा नहर के निर्माण के फलस्वरूप न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी क्या हुई है? कम हुई है। इस नहर के द्वारा पेट्रोल, चीन से चिली, चीनी मिट्टी बर्तन है, मक्खन है, मांस है, ये सब निर्यात किए जाते हैं इन देशों से। तो ये रही आपकी पनामा नहर और सुएज नहर की बात। अब बात कर ले थोड़ी सी जल परिवहन के लाभ क्या है। जल परिवहन एक सस्ता साधन है, इसमें ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, नहीं ज्यादा टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, इसमें किसी मार्ग का निर्माण नहीं करना पड़ता और शक्ति के स्रोतों की खपत भी क्या होती है? कम होती है। इसके लाभ हो गए। हानि है कि अगर टैंक वगैरह लीकेज हो जाए बोट का तो जंगली जानवर, जो समुद्री जानवर है, टैंक लीकेज होने से, पेट्रोल से वो जंगली जानवर मरने का क्या होता है? खतरा होता है और दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकते हैं जलयान अगर लहरें उठ जाए समुद्रों की। वनस्पति जीव जंतुओं को क्या होता है? खतरा होता है। तो ये क्या है? इसकी हानि है। तो ये आपका जल परिवहन, इसमें बहुत मोस्ट महत्वपूर्ण है, तो मैंने जो बता दिए। विश्व के प्रमुख महासागरीय जल मार्ग है तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। ये विश्व का सबसे लंबा समुद्री मार्ग है जो यूरोप और यूएसए को जोड़ता है। भूमध्य सागर हिंद महासागरीय जल मार्ग है दूसरा। यह प्राचीन विश्व के हृदय के जन क्षेत्रों से गुजरता है। विश्व का लंबा 75% जनसंख्या इससे गुजरती है। उत्तर महासागरीय समुद्री मार्ग है तो ये जोड़ता है। प्रशांत महासागर है, ये क्या है? महत्वपूर्ण है, आपको याद कर लेना है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें सुएज नहर, पनामा नहर ज्यादा महत्वपूर्ण जो मैंने बता दिया। अब पढ़ेंगे हमें विश्व के प्रमुख रेल मार्ग। अब हम पढ़ते हैं विश्व के प्रमुख रेल मार्ग के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्थल परिवहन प्रमुख रूप से मैंने बताया 2 प्रकार का होता है, सड़क और रेल। सड़क परिवहन छोटे छोटे दूरियों के लिए सड़क परिवहन काम में आता है। इसमें सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH है, राज्य राजमार्ग SH है, जिला सड़कें हैं, ग्रामीण सड़कें, सीमावर्ती सड़कें हैं। और हम पढ़ रहे हैं रेल मार्ग। तो रेल मार्ग के बारे में हम बात करें तो गेज के आधार पर पहले रेल मार्ग के विकास की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। रेल मार्ग के विकास की हम थोड़ी सी बात करें तो 1700 जेम्स वार्ड ने, इंग्लैंड के जेम्स वार्ड ने, इंग्लैंड के थे जेम्स वार्ड,
इंग्लैंड के जेम्स वार्ड ने 1769 में एक इंजन का आविष्कार किया, तब से रेलवे संचालित की गई है। इंग्लैंड के जेम्स वार्ड ने 1769 में रेल इंजन का आविष्कार किया। और जॉर्ज स्टीफेंस ने सर्वप्रथम 1814 में वाष्प चलित प्रथम रेल इंजन बनाया। 1814 में स्टीफेंस ने वाष्प चलित प्रथम रेल इंजन बनाया। कब बनाया? 1814 में जॉर्ज स्टीफेंस ने। 1769 में जेम्स वार्ड ने तो प्रथम रेल इंजन बनाया, लेकिन जॉर्ज स्टीफेंस ने 1814 में वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किया। तब से रेलें संचालित होने लगी। विश्व में जो प्रथम रेलगाड़ी है, अब बात करते हैं विश्व में जो प्रथम रेलगाड़ी है 1825 में। विश्व में जो प्रथम रेलगाड़ी है वो 1825 में इंग्लैंड में चलाएगी। कहां चलेगी? इंग्लैंड में चलाएगी। विश्व में जो प्रथम रेलगाड़ी है वो 1825 में इंग्लैंड में चलेगी। 27 सितंबर 1825 27 सितंबर 1825 27 सितंबर 1825 में विश्व में प्रथम रेलगाड़ी चलाएगी, जो इंग्लैंड के दो स्थानों को जोड़ती है, आरकटन और डार्ली कटन। आरकटन और डार्ली कटन दो स्थानों को जोड़ती है। आरकटन और डार्ली कटन दो स्थानों को ये जोड़ती है। 1825 में विश्व में प्रथम रेलगाड़ी चली। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो पहली रेलगाड़ी है वो 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य चली। 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य चली भारत में प्रथम रेलगाड़ी। 33.6 किलोमीटर की दूरी तय की। अगर आप 34 किलोमीटर लिख सकते हैं तो 33.6 किलोमीटर की दूरी तय की गई। भारत में प्रथम रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य चली। अगर विश्व की बात करिए 1825 में इंग्लैंड में, और भारत की बात करिए तो 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य चली। 1874 में राजस्थान में प्रथम रेलगाड़ी चलाएगी। आगरा पोर्ट उत्तर प्रदेश से लेकर बांदीकुई दौसा के मध्य 1870 में राजस्थान में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई। आगे हम थोड़ी सी बात करते हैं गेज के आधार पर रेलवे लाइन को विश्व में 3 भागों में बांटा गया है। गेज के आधार पर, गेज यानी चौड़ाई, दो पटरियों के बीच की चौड़ाई के आधार पर, दो पटरियों के बीच की चौड़ाई के आधार पर गेज यानी दो पटरियों के बीच की चौड़ाई के आधार पर रेलवे लाइन को विश्व में 3 भागों में बांटा गया है। बड़ी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन। गेज के आधार पर विश्व में रेलवे लाइन को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें दो पटरियों के बीच की चौड़ाई होती है 1.5 मीटर से अधिक, इसमें 1 मीटर और इसमें 1 मीटर से कम। तो गेज यानी चौड़ाई के आधार पर रेलवे लाइन को विश्व में 3 भागों में बांटा गया। बड़ी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन। बड़ी लाइन में 1.5 मीटर, दो पटरियों के बीच की दूरी, इसमें 1 मीटर और इसमें 1 मीटर से कम। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में इसको 4 भागों में बांटा गया है। भारत में इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहली बड़ी लाइन, इसको ब्रॉड गेज बोलते हैं। बड़ी लाइन को ब्रॉड गेज, मीटर को मीटर लाइन और छोटी लाइन को नैरो गेज बोलते हैं। बड़ी लाइन जिसमें 1.6 मीटर दूरी अधिक होती है। दूसरी होती है इसमें मीटर लाइन। तीसरी होती है नैरो गेज और चौथी है संकरी या लिफ्ट गेज। पहली बड़ी लाइन, दूसरी मीटर लाइन, तीसरी नैरो गेज और चौथी लिफ्ट गेज। भारत में इसको 4 भागों में बांटा गया है। अगर रेलवे लाइन के वितरण की बात करें, सर्वाधिक जो दैनिक आगमन की रेलें हैं, दैनिक रोजाना चलने वाली रेलें हैं, सर्वाधिक ब्रिटेन में। कौन से में है? ब्रिटेन। दैनिक आगमन की सर्वाधिक जो रेलें हैं ब्रिटेन, यूएसए, रूस, भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। 4 देशों में ब्रिटेन, यूएसए 2 नंबर पर, 3 नंबर पर रूस और 4 नंबर पर भारत। ब्रिटेन, यूएसए,
रूस और भारत दैनिक आवागमन की रेलों में। यूरोप में सर्वाधिक रेल तंत्र पाया था, यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक रेल तंत्र पाया जाता है। भारतीय रेलवे लाइन के मैंने बताया चौथा स्थान है, अभी मैंने बताया 1 नंबर पर ब्रिटेन, 2 नंबर पर यूएसए, 3 नंबर रूस और भारत 4 नंबर पर है। भारत है वो विश्व में चौथा स्थान रखता है रेलवे लाइन में। भारत विश्व में रेलवे लाइन के मामले में चौथा स्थान रखता है, बट चौथा स्थान रखता है, विश्व में चौथा और एशिया में तीसरा। विश्व में चौथा और एशिया में तीसरा स्थान रखता है। तो ये रेलवे लाइन है। अब बात करते हैं विश्व के प्रमुख रेल मार्ग। विश्व के प्रमुख रेल मार्ग की अगर हम बात करें तो पहला ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, यह रूस का प्रमुख रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की बात करें तो रूस का प्रमुख रेल मार्ग, पहली बात तो ये रूस का जो प्रमुख रेल मार्ग है वो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है वो रूस का प्रमुख रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस का प्रमुख रेल मार्ग, जिस रेल मार्ग की लंबाई है 9,560 किलोमीटर। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जो रूस का प्रमुख रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई है 9,560 किलोमीटर। विश्व का प्रमुख रेल मार्ग है, याद रखना, विश्व का प्रमुख बल्कि रूस का प्रमुख रेल मार्ग, इसकी लंबाई 9,560 किलोमीटर। ये जो रेल मार्ग है वो सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक जाता है, यानी सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर शॉर्ट में हम बात करें सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टॉक। तो रूस का प्रमुख रेल मार्ग, रेल मार्ग की लंबाई 9,560 किलोमीटर। ये रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ता है और ये विद्युतीकृत रेल मार्ग है। कौन सा रेल मार्ग है? विद्युतीकृत रेल मार्ग है। तो इसमें पहली लाइन में आप लिख सकते हो रूस का प्रमुख रेल मार्ग है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इस रेल मार्ग में 9,560 किलोमीटर। दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में लिख सकते हो ये सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टॉक से जाता है और ये विद्युतीकृत रेल मार्ग है, इसमें आप लिख सकते हो। और ये रेल मार्ग एशिया को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है, यानी एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला कौन सा रेल मार्ग है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ये रेल मार्ग औद्योगिक नगर मॉस्को से गुजरता है। औद्योगिक नगर रूस की राजधानी मॉस्को से गुजरता है। तो हम बात करते हैं वापिस ट्रांस साइबेरियन रूस का प्रमुख रेल मार्ग, विद्युतीकृत रेल मार्ग, इसकी लंबाई 9,560 किलोमीटर और ये सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ता है और ये रूस की राजधानी मॉस्को से जोड़ता है, गुजरता है और इसमें ये एशिया यूरोपीय बाजारों को जोड़ता है, इस कारण वस्तु सस्ती हुई है। तो ये पहला हो गया आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। दूसरा हम पढ़ते हैं कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। कैनेडियन पैसिफिक जो रेल मार्ग है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है। इस रेल मार्ग का निर्माण 1886 में कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग का निर्माण 1886 में ब्रिटिश कोलंबिया राज्य को एक संघ बनाया गया, उसमें शामिल करने के उद्देश्य से कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग का निर्माण किया गया। तो कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग का निर्माण 1886 में ब्रिटिश कोलंबिया राज्य को एक संघ में शामिल करने के उद्देश्य से कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग का निर्माण किया गया। यह जो रेल मार्ग है हैलिफैक्स से लेकर वैंकूवर तक जाता है। पूर्व में हैलिफैक्स से लेकर वैंकूवर से लेकर हैलिफैक्स तक जाता है। पूर्व पश्चिम याद नहीं तो आप सीधा लिख सकते हो। इस रेल मार्ग का निर्माण 1886 में ब्रिटिश कोलंबिया राज्यों को एक संघ में शामिल करने के उद्देश्य, ध्यान दें, संघ में शामिल करने के उद्देश्य से इस रेल मार्ग का निर्माण किया गया। यह रेल मार्ग वैंकूवर को हैलिफैक्स से जोड़ता है।
इस रेल मार्ग की जो लंबाई है वो 7050 किलोमीटर है। इस रेल मार्ग की जो लंबाई है वो 7050 किलोमीटर है। और इस रेल मार्ग द्वारा औद्योगिक प्रदेश में गेहूं का व्यापारिक केंद्र है, यानी इस रेल मार्ग द्वारा गेहूं सर्वाधिक मात्रा में आयात निर्यात किया जाता है। तो वैंकूवर हेलीपैड से उड़ता है। इस रेल मार्ग ने 1886 में ब्रिटिश कोलंबिया को एक संघ में शामिल करने से इसका निर्माण किया गया था। इसके निर्माण 7050 किलोमीटर है। इसके द्वारा गेहूं की पेटी का सर्वाधिक आयात निर्यात किया जाता है। तो दूसरा हो गया आपका। तीसरा, 3 रेल मार्ग है यूएसए के, संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 रेल मार्ग हैं। कितने रेल मार्ग है संयुक्त राज्य अमेरिका के? 3 रेल मार्ग है संयुक्त राज्य अमेरिका के, 3 रेल मार्ग। यूएसए का उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, उत्तर दिशा उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग 6100 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का 6100 किलोमीटर, यूएसए का 6100 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। कितना लंबा रेल मार्ग है? 6100 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है यूएसए का। यह रेल मार्ग देश के उत्तरी पश्चिमी भागों को, यानी न्यूयॉर्क से प्रारंभ होकर शिकागो तक जाता है। आप शॉर्ट लिख सकते हो, उत्तर पश्चिम याद नहीं रखो। तो पहली बात करते हैं, यूएसए का जो 6100 किलोमीटर सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग वो कौन सा है? यूएसए का उत्तर अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। ये जो रेल मार्ग है शिकागो को न्यूयॉर्क से जोड़ता है, सीधा याद रख सकते हो। शिकागो से न्यूयॉर्क से जोड़ने वाला रेल मार्ग कौन सा है? यूएसए रेल मार्ग है, यूएसए का उत्तर अंतर महाद्वीपीय। इस रेल मार्ग के द्वारा लोहा इस्पात है, मशीनें हैं, फल है, परिवहन आदि का आयात निर्यात किया जाता है, भेजे जाते हैं, परिवहन किया जाता है। तो लिख सकते हो दोबारा, यूएसए का सबसे लंबा 6100 किलोमीटर सबसे लंबा रेल मार्ग, उत्तर अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। ये शिकागो को, ये जो रेल मार्ग शिकागो न्यूयॉर्क से उड़ता है, इस रेल मार्ग द्वारा फल है, मशीनें हैं, लोहा इस्पात, इसका परिवहन किया जाता है, ले जाते हैं और लाए जाते हैं। दूसरा देखो, यूएसए का मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। यूएसए का मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, यूएसए का मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग कौन सा? मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, यूएसए का मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो ये रेल मार्ग न्यूयॉर्क नगर को प्रशांत तटीय सैन फ्रांसिस्को जोड़ता है। तो पहला जो रेल मार्ग है वो जोड़ रहा था न्यूयॉर्क को शिकागो तक, ये जोड़ता है न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को तक जोड़ता है। न्यूयॉर्क से लेकर शिकागो तक दोनों रेल मार्ग साथ साथ ही चलते हैं, लेकिन बाद में अलग हो जाता है। इस रेल मार्ग में पड़ने वाला नगर ओमा है, चेनी साल्ट है, बेल सिटी, ये इसके प्रमुख नगर है। तो ये दूसरा हो गया। दूसरा रेल मार्ग है जो न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को जोड़ता है। ये जो रेल मार्ग है दूसरा मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, ये शिकागो तक उत्तरी अंतर महाद्वीपीय के साथ साथ चलता है। इस रेल मार्ग में पड़ने वाला जो नगर ओमा है, लेक सिटी है, इसके प्रमुख नगर है, बेल सिटी है। तीसरा, यूएसए का दक्षिण अंतर महाद्वीपीय जो ये रेल मार्ग है, दक्षिण अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, ये न्यूयॉर्क से मैक्सिको गाड़ी तक जाता है, न्यूयॉर्क से लेकर मैक्सिको गाड़ी तक ही जाता है। इसमें लॉस एंजलिस प्रमुख नगर पड़ता है इसमें। तीसरा, ऑस्ट्रेलिया लास्ट जो रेल मार्ग है प्रमुख, ऑस्ट्रेलिया अंतर महाद्वीपीय, इसके तीनों हो गए। यूएसए का उत्तर अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग हो गया, मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग हो गया, दक्षिण अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग हो गया। चौथा देखो 3 हो गई, तो 5 एक छठा रेल मार्ग देखो ऑस्ट्रेलिया अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। ऑस्ट्रेलियन जो अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है पूर्व में सिडनी को, पश्चिम में पर्थ से जोड़ता है। ये ऑस्ट्रेलिया से विश्व के मानचित्र में तो इधर पूर्व में तो सिडनी है, इधर तो सिडनी, सॉरी पूर्व में उधर तो सिडनी है, इधर पूर्व हो गया, और इधर पश्चिम में पर्थ है। तो पर्थ और सिडनी को कौन सा रेल मार्ग जोड़ता है? ऑस्ट्रेलिया अंतर महाद्वीपीय। पर्थ और सिडनी में कई प्रकार मैच भी होते हैं, क्रिकेट, वहां पे आप देखना। तो ये पर्थ और सिडनी को जोड़ने वाला रेल मार्ग है, प्रमुख रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया की जो अर्थव्यवस्था में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये हो गया आपके रेल मार्ग।
अगर रेल मार्ग किसी समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में चर्चा कर सकते हो। रेल मार्ग के प्रमुख गुण क्या है, रेल मार्ग के लाभ क्या है, दैनिक आवागमन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। रेल मार्ग अगर एक देश के भीतर यानी राष्ट्रीय संचालन के लिए भारी भरकम सामान हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो आपका रेल मार्ग आता है। देख सकते हो, अगर एक देश के भीतर भारी भरकम सामान यानी राष्ट्रीय संचालन के लिए भारी भरकम एक सामान एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाना तो रेल परिवहन काम में आता है, और एक देश के बाहर ले जाना है तो जल परिवहन काम में आता है भारी भरकम सामान। इसके अलावा दैनिक आवागमन हेतु सर्वाधिक लोकप्रिय है ये, और ये लंबी दूरी को स्थूल भारी पदार्थों को ले जाता है, और ये परिवहन खनन क्षेत्रों को संयोजित करता है, खनन क्षेत्रों में जाता है। तो ये हो गया। इसके लाभ हानि क्या है, इसमें निर्माण पूंजी की अधिक आवश्यकता पड़ती है, और इंजनों के संचालन में अधिक खनिज तेल की आवश्यकता है। जैसे इंजन में बहुत खनिज तेल डालने से बहुत खनिज तेल डालना पड़ता है तो पूंजी की हानि होती है, और कई प्रकार जनधन की भी हानि होती है। इसमें दुर्घटना होने की भी आशंका रहती है। एक पथ प्रारूप मिलता है, दो ट्रेनें आपस में टकरा भी सकती है। तो ये क्या इसकी। जल परिवहन के बारे में हम पढ़ लिया। जल परिवहन दो प्रकार का होता है, आंतरिक और इसमें आंतरिक में आगे आपके नदियां, नहरें और समुद्र महासागर वगैरह आगे। तो सुएज नहर पढ़ी, पनामा नहर पढ़ी, रेल मार्ग पढ़ी लिए हमने। अब थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं वायु परिवहन के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं वायु परिवहन की। तो हल्की नाशवान जो वस्तुएं हैं, वजन में क्या हो, हल्की हो, और जल्दी नष्ट होने वाली वस्तुएं हो, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए वजन में क्या हो, हल्की हो, जैसे हीरे जवाहरात है, बहुमूल्य हो, और ये सब्जियां जल्दी नष्ट होने, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वायु परिवहन काम में आता है। विश्व में जो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात वायु परिवहन का संचालन हुआ था, भारत में जो वायु परिवहन है वो 1911 में भारत में प्रथम वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद से नैनी के मध्य 11 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। भारत में प्रथम वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई, 1911 में इलाहाबाद से नैनी के मध्य। वायु परिवहन को प्रभावित करने वाले वायु परिवहन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, वायु परिवहन बनाते तो हवाई अड्डे के लिए हवाई पट्टी की आवश्यकता पड़ती है। पहले तो हवाई पट्टी की आवश्यकता। दूसरा, वहां पे यात्रियों की उपलब्धता होनी चाहिए, यात्रीगण आने चाहिए, वहां पर यात्री की उपलब्धता होनी चाहिए, और समतल होना चाहिए, होना चाहिए समतल, उबड़ खाबड़ नहीं तो समतल रात कठोर होना चाहिए, ऐसे नहीं दलदला प्लेन नीचे बैठ जाए। तो हवाई पट्टी की आवश्यकता होती है। वायु परिवहन को प्रभावित करने वाले हवाई पट्टी होनी चाहिए, वहां पर यात्री को उपलब्ध होना चाहिए, यात्री होते ही तब वहां वायु परिवहन चला सकता, नहीं चला सकता। समतल और कठोर धरातल होनी चाहिए। ईंधन व यात्री के रखरखाव की सुविधा होनी चाहिए। अधिक पूंजी और श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। वायु परिवहन के लाभ क्या है, वायु परिवहन के लाभ ये कि तीव्र परिवहन है, यानी अगर हमें सबसे तीव्र परिवहन लेकिन क्या है, सबसे महंगा है। लंबी दूरी के लिए हमें वायु परिवहन का उपयोग किया जाता है, और महंगा परिवहन होने के कारण इनमें हल्की कीमती वस्तुएं आसानी से पहुंचा जा सकती है। 2.5 घंटे के भीतर हम देश के विश्व के कोई से कोने में भी जा सकते हैं वायु परिवहन के माध्यम से। वायु परिवहन दुर्गम पहाड़ी वाले क्षेत्रों में काम आ सकता है, जैसे बाढ़ वगैरह होती है तो राहत सामग्री वायु परिवहन के माध्यम से पहुंचाते हैं लोगों को। युद्ध वगैरह में वायु परिवहन काम में लिया जाता है। तो ये क्या इसके लाभ है, हेलीकॉप्टरों के माध्यम बाढ़ भूकंप स्थान होने पर सामग्री पहुंचाई जा सकती है। उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में हम नहीं जा सकते, लेकिन वायु परिवहन जा सकता है। अगर प्राकृतिक विपदा आ जाए तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण यही रहता है। युद्ध में भी आजकल वायु परिवहन का उपयोग किया जाने लगा है सर्वाधिक मात्रा में। अब वायु परिवहन के दोष क्या है, एक तो महंगा परिवहन होने के फलस्वरूप आम आदमी इसमें यात्रा नहीं कर सकता, ठीक है, इसके दोष हैं।
और तकनीकी अगर मौसम वगैरह खराब हो जाए तो वायु परिवहन क्रैश होने की यानी नुकसान होने की बहुत ही आशंका रहती है। आजकल वर्तमान में वायु परिवहन के कारण युद्ध वगैरह कोई भी देश ऊपर से बम गोले गिरा सकता है, ये भी क्या नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, तो सचेत रहना चाहिए। वायु परिवहन के प्रकार हैं तो वायु परिवहन को संसार में 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 6। पहला अंतः महाद्वीपीय रेल मार्ग, अंतः महाद्वीपीय वायु मार्ग, सो रेल मार्ग क्या वायु मार्ग, अंतः महाद्वीपीय वायु मार्ग। तो पहले अंतः महाद्वीपीय वायु परिवहन के प्रकार पढ़ रहे हैं हम। विश्व में वायु परिवहन को 6 भागों में बांटा गया है, जिससे दो थे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय मतलब एक देश के भीतर ये हमारी अभी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें चालू कर दी, लेकिन राष्ट्रीय फ्लाइटें चालू हुई, अंतर्राष्ट्रीय बाद में एयरलाइन जो फ्लाइट है वो चलती है सर्वाधिक एयरलाइन। तो पहले अंतः महाद्वीपीय ग्लोबीय वायु मार्ग, तो ये कहता है पूरे महाद्वीपों में यानी 7 महाद्वीप में गुजरने का कार्य करता है। जैसे मुंबई है, पेरिस है, लंदन है, सभी महाद्वीपों में जाता है। महाद्वीपीय दूसरा है महाद्वीपीय रेल मार्ग, महाद्वीपीय वायु मार्ग। पहला मैंने बताया अंतः महाद्वीपीय वायु मार्ग, ये क्या करता है सभी महाद्वीपों से गुजरता है, एशिया यूरोप सभी महाद्वीप के देशों से। और महाद्वीपीय वायु मार्ग जो एक ही महाद्वीप के सभी देशों से, एशिया महाद्वीप के देशों से गुजरने वाला हो, जैसे नेपाल, भूटान, एशिया, चीन, एशिया महाद्वीप कौन कौन से देश आते हैं। तीसरा राष्ट्रीय वायु मार्ग, राष्ट्रीय जो वायु मार्ग है संसार में 6 भागों में बांटा गया है वायु मार्ग को। संसार में वायु परिवहन कितने भागों में बांटा गया है? 6 में। पहला मैंने बताया अंतः महाद्वीपीय जो सभी महाद्वीपों से गुजरता है, दूसरा महाद्वीपीय जो एक ही महाद्वीप के मध्य से गुजरता है, तीसरा मैंने बताया राष्ट्रीय वायु मार्ग जो एक ही देश के विभिन्न देशों से गुजरता है, चौथा मैंने बताया प्रादेशिक वायु मार्ग जो एक ही प्रदेश के विभिन्न जनपदों से गुजरता है, पांचवा स्थानीय जो छोटी छोटी दूरी लेते हैं क्या आता है, स्थानीय अपने छोटी दूरी जिलों राज्यों से, छोटे छोटे राज्यों जिलों से गुजरता है अपने। सैनिक महत्व जो सैनिकों के लिए प्रश्न होते हैं, सैनिकों के लिए बनाए जाते हैं, सैनिक युद्ध वगैरह में सहायता प्रदान करते हैं, तो ये 6 प्रकार हो गए। तो पहला मैंने बताया अंतः महाद्वीपीय सभी महाद्वीप से गुजरता, दूसरा बताया मैंने महाद्वीपीय एक महाद्वीप के विभिन्न देशों से गुजरा, तीसरा मैंने राष्ट्रीय एक देश के विभिन्न राज्यों से गुजरा, चौथा मैंने बताया प्रादेशिक एक प्रदेश विशेष के लिए होता है, स्थानीय छोटी दूरी तय करने वाला होता है, और छठवा सैनिक महत्व का जो सभी सैनिकों के लिए गुजरता है। तो ये हुआ आपके वायु परिवहन की चर्चा, वायु परिवहन के लाभ और दोष में जल परिवहन पढ़ लिया, रेल परिवहन पढ़ लिया, वायु परिवहन। अब जो सड़क परिवहन बचा है एक इसमें और वो हम पढ़ लेंगे बाद में, आगे की क्लास में हम सड़क परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में चर्चा करते हैं। ज्योग्राफी विजेंद्र चैनल को सर्वाधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि एग्जाम जल्दी है सभी वीडियो आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।